आज हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो डीएनए की आणविक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ आपको ये सामने दो न्यूक्लियोटाइड दिखाई दे रहे हैं, जो प्यूरिन है, एक में पिरिमिडिन और शुगर है, और फॉस्फेट जो ग्रुप ऐड है इनमें। ये क्या है, डीएनए की जो एक स्ट्रैंड है, जो डीएनए में दो स्ट्रैंड होती हैं, तो ये जो एक स्ट्रैंड है उसकी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में इसमें दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य एक ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है, 3 to 5 है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये है इसके बारे में। और जो चारगाफ रूल्स वगैरह हैं, और जो वाटसन क्रिक का मॉडल है जो BDNA के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो डीएनए की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसके अंतर्गत यह पता लगाया गया कि डीएनए अणु, जैसा कि आप जानते हैं डीएनए अणु है, जो मॉलिक्यूल है डीएनए, वो दो स्ट्रैंड या दो जो लड़ी हैं, दो स्ट्रैंड हैं या दो लड़ी हैं, उनसे जो मिलकर बनी एक संरचना है। यह जो फैक्ट है, यह जो तथ्य है, जो अपन ने इसके लिए एक्सरे विवर्तन के जो अध्ययन के आधार पर ये ज्ञात किया गया था। डीएनए के हाई मॉलिक्यूलर वेट का एक मैक्रोमोलिक्यूल है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कई लाख तक होता है। 10 की घात 7 से 10 की घात 6 से लेकर 10 की घात 7 डाल्टन तक इसके मध्य ये इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग ये होता है। अब यहाँ अपन चारगाफ रूल के बारे में जाने, चारगाफ इक्विवेलेंस रूल या चारगाफ रूल। 1950 में ई चारगाफ जो नाम के महोदय वैज्ञानिक हुए, इन्होंने अलग अलग ऑर्गेनिज्म से जो पृथक किए गए, इन्होंने डीएनए स्पेसिमेन को, जो डीएनए थे, उन्होंने पृथक किए अलग अलग जंतुओं से, जीवों से, ठीक है। और उन्होंने क्या पाया कि जो डीएनए जो ये स्पेसिमेन है इन्होंने लिया, इसमें हाइड्रोलाइज, जो इसका हाइड्रोलाइज के बाद जो चारों जो बेस है, जो इसमें नाइट्रोजन जो बेस है, उनकी सेपरेशन और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इन्होंने क्वांटिटेटिव क्रोमेटोग्राफिक विधि द्वारा प्राप्त जो तथ्य के आधार पर इन्होंने डीएनए की संरचना के बारे में कई महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले तैयार किए इन्होंने, जिन्हें हम चारगाफ इक्विवेलेंस रूल या चारगाफ रूल के नाम से जानते हैं। पहले तो इन्होंने ये बताया कि डीएनए का जो बेस कंपोजिशन है, डीएनए का जो संगठन है, वो एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में भिन्न होता है, अलग अलग होता है। एक स्पीसीज का जो डीएनए कंपोजिशन है, वो उसी स्पीसीज, जो वो एक ही स्पीसीज है, उसके अलग अलग जो जंतु है ना, उनमें एक ही होएगा वो, क्योंकि वो एक ही स्पीसीज के जंतु हैं। और वो जो एक स्पीसीज है, वो दूसरी जाति से, दूसरी स्पीसीज से जो डीएनए का जो बेस कंपोजिशन है, बेस मतलब नाइट्रोजन बेस, उसके जो भिन्न है। दूसरा, इन्होंने पता लगाया कि एक स्पीसीज के अलग अलग, एक ही स्पीसीज है, एक ही जाति है, उसके अलग अलग अगर या एक ही एनिमल है, उसके अलग अलग टिश्यू से पृथक किए गए डीएनए जो स्पेसिमेन है, डीएनए जो सैंपल है, उस समय बेस कंपोजिशन एक ही प्रकार का होता है। चाहे उसका किडनी का टिश्यू लो, चाहे आप उसके ब्रेन का टिश्यू लो, चाहे आप आर्म्स का कोई टिश्यू लें उसके, तो जो उसके में एक ही जो एनिमल है, उनके जो अलग अलग टिश्यू से आप पृथक करें, बेस कंपोजिशन एक ही प्रकार का होता है। अलग अलग जातियाँ होंगी तो अलग अलग होगा। और उन्होंने पता लगाया कि जो दी गई जो स्पीसीज है ना, उसके डीएनए का जो बेस जो कंपोजिशन, उसका बेस संगठन है, नाइट्रोजन जो बेस है, वो आयु, एज के साथ, अगर एज के साथ उसको न्यूट्रिशन है, पोषण है, वातावरण है, एनवायरनमेंट के जो परिवर्तन के साथ है, ये परिवर्तन नहीं होता है। जो डीएनए जैसा है वो वैसे ही रहना है। और इन्होंने जो प्यूरिन है, एडेनिन और ग्वानिन, और जो पिरिमिडिन है, थायमिन और साइटोसिन, ये हमेशा समान होते हैं। ऐसा है कि एक ही मात्रा टी के समान
एडेनिन की मात्रा थाइमिन के समान और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के समान होती है, क्योंकि पेयर भी तो यही बनाते हैं ना। बेस का जो रेशियो है इनका जो बेस नाइट्रोजन बेस हैं, इनका जो अनुपात है, ठीक है, इनका जो अनुपात है एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन, क्योंकि ऊपर एडेनिन और थाइमिन है, उनका प्लस योग करें पर और उनको भाग दें ग्वानिन प्लस साइटोसिन से, तो ये अनुपात कैसा आएगा। एक स्पीसीज में अगर एक स्पीसीज है, ये स्पीसीज में दूसरी स्पीसीज कोई है, तो उसमें तो भिन्न हो सकता है भाई। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखें तो फ्रॉग है और वो ये एक स्पीसीज हो गई अलग, और आप रेप्टाइल्स में कोई स्नैक्स लें तो वो दूसरी स्पीसीज हो गई, तो उनमें ये भिन्न भिन्न होना है। लेकिन एक स्पीसीज में ये स्थिर होता है, फिक्स होता है, इसका जो रेशियो निकालेंगे आप ये फिक्स होता है। अलग अलग स्पीसीज में ये अलग अलग है और एक स्पीसीज में फिक्स स्थिर होएगा। यह रेशियो डीएनए के जो सोर्स के बारे में भी पहचान के लिए उपयोग में लिया जा सकता है, और कभी कभी ये क्लासिफिकेशन में भी ये सहायक होता है। जैसे आपको मान लो कोई आपने एक ये रेशियो निकाल लिया, आपको पता है ये एक फिक्स रेशियो कोई भी आया, जैसे एक आया है, तो या जो भी है आप रेशियो निकालेंगे जितना भी आए, वो फिर आपको एक अज्ञात कोई स्पीसीज मिले कहीं, आप उसका जो कुछ रेशियो निकालें, या आपको कोई डीएनए मिले किसी का, तो आप उससे ज्ञात कर सकते हैं कि ये इस संघ की, ये इस जाति में या कोई इस संघ से ये संबंधित रखती है, और ये इसकी ये कोई स्पीसीज है, ये उससे उसका आप संबंध या रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। दूसरा अपन देखें तो इन्होंने बताया ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट जो ये जो कंपोनेंट हैं इसके, ये भी समान अनुपात में ही होते हैं। ऐसा नहीं कोई ज़्यादा हो गई कम हो गई, ये ऐसा नहीं है। और अपन इसमें आगे देखें, आशा करते हैं चारगाफ रूल आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। और सिंपल भाषा में आपको दोबारा बताएं थोड़ा सा चारगाफ रूल के बारे में। तो इन्होंने डीएनए का जो विश्लेषण, रासायनिक जो केमिकल विश्लेषण कर जो निष्कर्ष निकाले थे मोटे मोटे, वो ये एडेनिन अणु है, जो मॉलिक्यूल है, जो भी बेस है, ये हमेशा थाइमिन के साथ जो पेयर करता है, इसकी संख्या समान होती है। एडेनिन जो इसका मेन निष्कर्ष कंक्लूजन ये है, एडेनिन मॉलिक्यूल की संख्या हमेशा थाइमिन मॉलिक्यूल के संख्या के समान ही होती है, और साइटोसिन ग्वानिन के समान होता है। और जो विभिन्न जातियों की जो डीएनए में जो सार का अनुपात है, बेस का जो रेशियो है A+T/G+C, ये अलग अलग होता है। अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग जंतु, तो अलग अलग है, परंतु A हमेशा T के साथ और C हमेशा G, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ ही जुड़ा होता है, और डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। ये इन्होंने आपका ये कंक्लूजन है मोटा मोटा। अब इसमें अपन आगे देखें तो जो डीएनए रासायनिक जो केमिकल जो एनालिसिस जो किया है, इसके अलावा विल्किंस और जो उनके जो को साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और इसके द्वारा अध्ययन किया। तो इन्होंने देखा डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो कुंडलित होती है। व्यास है इसका 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और जो एक हेलिक्स है डीएनए में, एक हेलिक्स है जो कुंडलिनी है, उसका जो घुमाव की जो दूरी है वो है लगभग क्या जो 34 एंगस्ट्रॉम है, 34 एंगस्ट्रॉम है। और जो दो निकटवर्ती जो बेस हैं उनके पेयर के बीच में दूरी वो होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसे ही जो विल्किंस और जो फ्रैंकलिन्स के एक्सरे विवर्तन के अध्ययन के पश्चात वॉटसन और जो क्रिक ने उन्होंने भी एक मॉडल दिया, पता लगाया कि डीएनए है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और वॉटसन क्रिक ने डीएनए का मॉडल
प्रस्तुत कर दिया इन्होंने, और वॉटसन क्रिक को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। अब इस वॉटसन क्रिक के बारे में क्या है देखिए, 1953 में वॉटसन और क्रिक जो अभी बताया आपको कि फ्रैंकलिन और विल्किंस के एक्सरे डाटा और चारगाफ ने जो रूल दिया उसके आधार पर डीएनए की संरचना का एक 3D मॉडल दिया था इन्होंने। यह मॉडल डीएनए की भौतिक और रासायनिक गुणों के जो अवलोकन के लिए चुना गया था, और आनुवांशिक जो सूचनाएं हैं, जेनेटिक्स जो इन्फॉर्मेशन है, उनके सटीक जो रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को भी ये समझा सकता है। अब इसके बारे में जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, वो आपको बता देते हैं। जल्दी जल्दी आप कॉपी पेन लेके आप नोट कर लीजिएगा और सुनिए, काफ़ी आप समझ पाएंगे बिल्कुल। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं जो एक ही अक्ष पर राइट हैंडेड की दिशा में जो हेलिकल फैशन में जो कोयल होती हैं ऐसे, और एक डुप्लेक्स जो डबल हेलिकल डीएनए बनाती हैं, डुप्लेक्स हेलिक्स बनाती हैं। 2 चेन हैं या 2 स्ट्रैंड हैं जो एंटी पैरेलल होती हैं। मतलब कि एंटी पैरेलल का मतलब जो 3-5 जो फॉस्फोडाइस्टर ब्रिज है तो विपरीत दिशा में चलते हैं। ये चैन के दूसरे के, ये जो एक दूसरे चैन है, ये जो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। एंटी पैरेलल विन्यास जिस तरह से ए और टी है तथा जी और सी है, ये एक दूसरे के पेयर बनाते हैं साथ में। और जो सभी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज हैं वो चैन के साथ एक ही प्रकार का विन्यास रखते हैं। प्रत्येक लीनियर न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड को एक स्पेसिफिक पोलैरिटी प्रदान करते हैं, ध्रुवता प्रदान करते हैं, जिनके विशिष्ट 5 डेज और 3 डेज एंड होते हैं। मतलब आप देखें तो जो 5 डेज है उस पर भी न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, और जो इसका जो 3 एंड लेके न्यूक्लियोटाइड ऐड है 3 पोजीशन, और 3 पोजीशन एंड पे भी वो न्यूक्लियोटाइड नहीं होना है। सो 5 to 3 डेज चलता है। हेलिक्स की जो बैकबोन में सुगर और फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। बैकबोन मतलब जो बाहरी जो हेलिकल्स घुमावदार संरचना है ना, वो उसका बैकबोन है, बाहरी साइड है, उसमें सुगर और फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। जबकि बेस जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, वो जो बैकबोन है इसके परपेंडिकुलर होते हैं। जो लाइनें खींची हुई देखी होंगी आपने मॉडल में, सीधी जो लाइन खींची रहती हैं वो बेस आप प्रदर्शित करते हैं, ए के साथ टी और जी के साथ सी, तो वो ये उसके जो बेस हैं ये बैकबोन होती है, जो सीधी लंबी है वो उसके परपेंडिकुलर होते हैं, और जो सेंटर की तरफ मध्य में स्थित रहते हैं इस बैकबोन के। प्यूरिन और पिरिमिडिन हेलिक्स जो बेस हैं, ये हेलिक्स के अंदर एक दूसरे के साथ ये समानांतर सतह पर एक दूसरे के ऊपर समानांतर सतह पर स्टैक्ड स्थित होते हैं, तथा हेलिक्स है जो उसकी अक्ष है उसके परपेंडिकुलर में पाए जाते हैं। दूसरा अपन आगे देखें तो इसमें जो बैकबोन हेलिक्स की परिधि में मिलती है। बैकबोन जो अभी बताया ना, फॉस्फेट सुगर ग्रुप होते हैं, ये जो हेलिक्स है इसके बाहरी साइड में होते हैं, परिधि साइड में, और ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक जल में आप समझ सकते हैं, जल के साथ है, वाटर के साथ है। हाइड्रो का मतलब जल और फिलिक का मतलब उसे चाहने वाले, यानी मतलब उससे बॉन्ड बना सकें। हाइड्रोफिलिक होती हैं ये जो शुगर है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो जल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और जो इसका फॉस्फेट ग्रुप है ये न्यूट्रल पीएच पर, उदासीन पीएच पर लगभग 0 pK के साथ ये नेगेटिव चार्ज होता है। फॉस्फेट है ये नेगेटिव चार्ज होता है, इसी कारण भी आप कहते हैं ना डीएनए नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज जो प्रोटीन के जो धनात्मक पॉजिटिव जो चार्ज धातु हैं, और जो पॉलीअमाइन के साथ ये आयनिक इंटरेक्शन द्वारा सामान्यतः ये उदासीन हो जाते हैं। बेस हैं जो नाइट्रोजन बेस, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक जो पानी से ये सील्डेड होते हैं। इसका अर्थ है कि जो सिंगल स्ट्रैंड जो संरचना है इसमें बेस जलीय वातावरण के संपर्क में होते हैं, और ये अस्थायी होती है। अतः डीएनए ये डबल हेलिक्स होता है।
आगे अपन इसमें देखें तो डीएनए जो डबल हेलिक्स है ये दो फोर्स के साथ, ये दो बलों के साथ द्वारा ये जुड़ा रहता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस हैं, पूरक हैं बेस एक के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा इसमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, जो एक बेस पेयर में एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन होता है। इसके अतिरिक्त जो दो बेस पर है हाइड्रोजन दाता और ग्राही, जो साइट के मध्य एक विशिष्ट पिरिमिडिन के साथ ये परफेक्ट मैच बनाते हैं। एक स्ट्रैंड का जो बेस है दूसरी स्ट्रैंड के बेस के साथ एक सतह पर ये पेयर बनाते हैं। बेस पेयरिंग जो स्ट्रिक है और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बेस AT के साथ ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और GC के साथ ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एक केवल A है जो T के साथ और G है वो C के साथ, जो स्पेशियल अरेंजमेंट आकाशीय व्यवस्था में ये जो होती है इनकी, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की ये जो विशिष्ट जो बेस पेयरिंग की एक हाइपोथेसिस है। अब अपन आगे देखें तो अकेला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना ये प्रकृति में ये तो कमज़ोर होता है, लेकिन प्रोटीन के केस में एक बड़ी संख्या में डीएनए मॉलिक्यूल के साथ या उसके साथ ये स्थायित्व प्रदान कर देता है। यद्यपि जो अपन देखें तो डीएनए की जो स्थायित्व है जो प्राथमिक रूप से स्टैक्ड बेस के मध्य जो वान डेर वाल बल से और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बेस स्टैकिंग का परिणाम है। अतः जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये विशिष्ट होते हैं और दो स्ट्रैंड की जो कॉम्प्लीमेंटरिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है दो समीप के बेस के मध्य पाई स्टैकिंग इंट्रैक्शन है जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल के स्थायित्व के लिए जिम्मेदार हैं। तो डीएनए जो कंप्लीट अपन देखें तो मैक्रोमोलिक्यूल के स्थायित्व के लिए जिम्मेदार होगा ना हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, और दो स्ट्रैंड की जो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए जिम्मेदार है ये हाइड्रोजन बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड में जो विशिष्ट बेस पेयरिंग की अनुपस्थिति में आपस में चिपकाने का गुण होता है, चिपकने का इनमें आपस में गुण होता है जो विशिष्ट इंट्रैक्शन के इस संबंध को है जो मजबूत बनाता है। और जो डीएनए के कुछ इसमें मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव्स वगैरह जो पाई जाती हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर वातावरण से जो बेस को, जो इसकी हेलिकल स्ट्रक्चर है वो वातावरण जो एनवायरनमेंट है इसका जो बाहरी जो बेस से जो इसको परिरक्षित प्रिजर्वेशन करने में सहायता करता है, जिससे इसके भौतिक व रासायनिक गुण, ये जो रासायनिक प्रोसेसिंग जो भी हैं से इसके आनुवांशिक सूचनाओं की उसकी जो सुरक्षा होती है इस हेलिकल स्ट्रक्चर के कारण। बाकी आशा करते हैं ये डीएनए के कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।